नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पार्ट 8 कृषि क्षेत्र के इस दूसरे भाग में हम विद्यार्थी मित्रों आज भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति मतलब महत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति क्या है, उसके महत्व क्या है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासन के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व और बाद दोनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उसके पहले और उनका शासन खत्म हुआ उसके बाद देश के कृषि क्षेत्र पर क्या असर देखने को मिलता है। तो अगर हम पूर्व की बात करें तो देश के आयोजन के दौरान औद्योगिकरण को अधिक महत्व देने के कारण भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में खूब अधिक परिवर्तन देखने को मिला। भूतकाल, 3 काल होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत। तो हम भूतकाल की बात कर रहे हैं कि देश में आज भूतकाल की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति खूब अधिक परिवर्तन वाली देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है, आप अपने घर में देखिए, पास पड़ोस में देखिए, समाज में देखिए, घर परिवार में देखिए कि जो पिछली जिंदगी थी, जो पिछला वातावरण था, उसमें लोगों की आय कम थी। लोगों की आय कम होने के कारण लोगों का विकास कम था, लोगों की रहन सहन में परिवर्तन आज की तुलना में अलग देखने को मिलता। तो आज हम जिस तरह से रह रहे हैं, उस जमाने में लोग अपने आधार पर, अपने आय के आधार पर रहा करते थे। देश में आज भूतकाल की तुलना में रोजगार, उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अग्र स्थान पर पाया जाता है। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा। इसके बावजूद भी देश की कुल राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहा। इस परिवर्तन के अलावा अन्य परिवर्तन किस प्रकार के और किस दिशा में है, यह समझने के लिए हमें कृषि की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने वाली तालिका के साथ इसके पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अर्थात की महत्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में हिस्सा, दूसरा पॉइंट है रोजगार, तीसरा निर्यात आय, चौथा जीवन स्तर, इस तरह से पांचवा है कृषि उत्पादन में वृद्धि और छठा है औद्योगिक विकास का आधार। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय में हिस्सा, मतलब कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान था, कितना हिस्सा है। तो सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के रूप में। अब कृषि के अंदर हमने ऊपर भी देखा, फल है, फूल है, सब्जी है, फसल है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है इत्यादि का समावेश देखने को मिलता है। अगर हम खाली 2 साल की बात करें, 2 दशक की बात करें, तो भारत के अंदर 1950-51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 53.1% देखने को मिलता था, जो 2011-12 में घटकर कितना हो गया? 13.9% देखने को मिला। अब आप विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1950-51 में भारत में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा था वह 53.1% था, जो 2011-12 में घटकर कितना हो गया? 13.9% हो गया। अब यहाँ पर हमें कमी देखने को मिली। तो आपको एक चीज याद रखना है कि
जब भी हम कोई प्रतिशत निकालते हैं तो 100 के आधार पर निकाला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब प्रतिशत 100 के आधार पर निकाला जाता है तो 100 में से 13.9 को घटाएंगे तो बढ़ा कहाँ? उद्योग और सेवा क्षेत्र में बढ़ा। लेकिन हम आज उद्योग और सेवा क्षेत्र की चर्चा ना करके हम खाली कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने का मुख्य श्रेय कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में हुई प्रगति को देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र का विकास एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, रोजगार। मतलब कि भारत में कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के 72% लोग कृषि क्षेत्र और कृषि पर आधारित प्रवृत्तियों के साथ रोजगार प्राप्त करते थे। जब देश आजाद हुआ उस समय की बात हो रही है। देश में 72% लोग कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे और उसके पश्चात भारतीय अर्थतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास होने से विशेष तौर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास देखने को मिला। और इस विकास से कृषि क्षेत्र की अपेक्षा तीव्र होने से, मतलब उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र से अधिक होने से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर हो रहा बोझ क्या हुआ? कम हो गया। जिन लोगों को गांव के अंदर रोजगार मिलता था वे लोग अब सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने लगे। वे लोग शहरों की तरफ जाने लगे तो कृषि क्षेत्र पर धीरे धीरे क्या हुआ? बोझ कम देखने को मिला। आप यहाँ इस तालिका में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय देश के अंदर कृषि क्षेत्र से रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण 72% था, जो घटकर 2001 और 2 में 58% हुआ और 2014 और 15 में 49% देखने को मिला। विद्यार्थी मित्रों, फिर भी उद्योग और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण अधिक है। कैसे? कि ये 49% दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रतिशत 100 पर आधारित होता है। अब तीनों क्षेत्रों का अगर हम मिलान करें और तीनों क्षेत्रों का हम प्रतिशत निकालें तो सिर्फ अकेले कृषि क्षेत्र में 49% लोगों को रोजगार अगर मिल रहा है तो बाकी के जो 51% बचा हुआ है इसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं। तो दोनों का अगर हम 50% भी करते हैं तो भी उद्योग और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र में आज भी रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण अधिक देखने को। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, निर्यात आय। अभी तक हमने भारत में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का हिस्सा, कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण की चर्चा की। अब हम कृषि क्षेत्र से जो निर्यात होता है चीज वस्तुओं का, उसकी बात करने जा रहे हैं। निर्यात करके कितनी आय प्राप्त होती है उसकी चर्चा होगी। भारतीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक चीज वस्तु जो देश में उत्पादित नहीं होती है, मतलब अपने देश में जिन चीज वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है अथवा उनका उत्पादन कम है, ऐसी वस्तुओं का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्यात आय द्वारा देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र के द्वारा आर्थिक विकास के आवश्यक विदेशी पूंजी कृषि उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और अगर यहाँ पर हम उदाहरण लें तो उदाहरण में देखिए, आप पहले पिछली क्लासों में, पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि चाय है, मिर्च मसाला, फल इत्यादि निर्यात
से 70% आय केवल कृषि क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती थी, किंतु देश की विकास प्रक्रिया में उद्योग और सेवा क्षेत्र अग्र स्थान पर होने के कारण कृषि क्षेत्र का योगदान निर्यात आय में घटा देखने को मिला। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र से निर्यात आय 70% देखने को मिला, जो 2013-14 में घटकर 14.2% दर्ज किया जाता है। अब इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों हम चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे, जीवन स्तर। जीवन स्तर अर्थात विश्व में लोगों के जीवन का प्राथमिक आधार कृषि क्षेत्र है। प्राथमिक आधार मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि बालक के जन्म से लेकर बालक वृद्ध हो जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति के मरने तक की जो भी आवश्यकताएं हैं वह विश्व लेवल की बात हो रही है, किसी एक प्रदेश, देश या स्थान की नहीं हो रही है, वह कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 फसल का उत्पादन होता है। पहली फसल होती है खाद्यान्न फसल और दूसरी फसल नगद फसल। आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार की फसल का उत्पादन होता है। पहली फसल खाद्यान्न, दूसरी है नगद। अब अगर हम खाद्यान्न फसल की बात करें तो जिसमें खाने वाली फसल गेहूं है, धान है, दाल है, आलू है, चना है, मटर है इत्यादि, इन सब अनाज के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, इन फसलों का उपयोग उत्पादन खाद्यान्न में होता है। नकदी फसल में आप देख पा रहे हैं कि कपास है, सन है, मूंगफली है, गन्ना है, पिपरमिंट है, तंबाकू है इत्यादि का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करें तो प्राचीन समय मतलब 1951 में जब हमारे पास हमारे देश में उत्पादन के लिए साधन की कमी थी, तब उस समय हम 1951 में प्रति व्यक्ति दैनिक 395 ग्राम अनाज का उपलब्धि प्राप्त होती थी और 2013 में जो बढ़कर 511 ग्राम दैनिक प्रति व्यक्ति प्राप्त हुआ। कैसे? क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो समय है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है। जमीन उतनी है, जमीन को हमने खींच के, हमारे देश की सरकार ने खींच के बढ़ाया नहीं है, जमीन बढ़ी नहीं है। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण आपने पिछले पाठों में कई बार चर्चा हुई है कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के द्वारा जो हमें 5 घटक मिले थे, रासायनिक खाद, सुधरे हुए बीज, जंतुनाशक दवाई, यंत्रीकरण और सिंचाई, इन यंत्रों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा हमारे देश के अंदर फसल का उत्पादन बढ़ा। और विद्यार्थी मित्रों, जब फसल का उत्पादन बढ़ा तो लोगों को दैनिक रूप में उनको अनाज की उपलब्धता भी बढ़ी। आप देख सकते हैं 1951 में 395 ग्राम प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता दैनिक रूप में थी, जो 2013 में बढ़कर 511 ग्राम के साथ विद्यार्थी मित्रों हम 5वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब कृषि उत्पादन में वृद्धि को हम एक तालिका के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। इस तालिका को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रम फसल 1950-51 और 2013-14 की तालिका बनी हुई है। इसमें क्रम में 1 से 5 दिया हुआ है। फसल में अनाज है, दाल है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है। इन सभी फसलों को मैट्रिक टन में दर्शाया गया है और 1950-51 में और 2013-14 में कितना अनाज, दाल, गन्ना, तिलहन, कपास का उत्पादन हुआ उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। अब कंडीशन ये देखना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन की दृष्टि से बढ़ोतरी हुई। स्वाभाविक है, आप 50-51 और 2013-14 के आंकड़े देख सकते हैं। ये जो सूची, जो तालिका यहाँ पर बनी हुई है अनाज का उत्पादन, आप देख रहे हैं 1950-51 में 51
मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 2013-14 में 264.4% देखने को मिला। तो अब कंडीशन ये है कि हमें ये अंदाजा लगाना है कि कितने गुना अनाज का उत्पादन बढ़ा। तो एकदम सरल तरीका है विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको कैसे निकालना है। इसका कितना गुना अगर आपको पूछा जाता है कि कितना गुना अधिक उत्पादन हुआ, तो सीधा सा एक सूत्र है कि 264.4 में 51 से भाग दे दो। क्या करना है? 264.4 में 51 से जब आप भाग दे देते हो, कैसे दे दोगे? यहाँ पे मैं एक लिख के समझा दे रहा हूँ। 264.4 भागे 51, तब जाके आप करके देख लो कितना आंसर आता है। लगभग 5.17 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 5.17, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल गई। कितना? 17 को हम छोड़ दें तो 5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली। तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, अगर हम दाल का उदाहरण लेते हैं तो 1950-51 में भारत में 8.4 मैट्रिक टन दाल का उत्पादन हुआ था, जो 2013-14 में बढ़कर 19.6 मैट्रिक टन हो गया। अब ऊपर जो मैंने सूत्र आपको बताया, 19.6 में 8.4 से अगर आप भाग देते हो तो लगभग 2.5 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। आगे अगर हम बढ़े तो गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना मैट्रिक टन में यहाँ पर दिया हुआ है 1950-51 में 69.69 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण आज की खेती में कितना हो गया? 348 मैट्रिक टन हुआ। अब विद्यार्थी मित्रों, 348 में 69 से अगर हम भाग देते हैं तो आपको मैंने बताया है कि कितना आएगा। इसका भी लगभग 5 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, तिलहन मैट्रिक टन में दिया हुआ है 1950-51 में 5.1 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ, और जो 2013-14 में बढ़कर 32.4 हो जाता है। कपास मैट्रिक बेल की बात हो रही है, गांठ की बात हो रही है, तो 1950-51 में 2.1 बेल मैट्रिक का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 13-14 में 36.5 देखने को मिला। इस तरह से यह अधिक जमीन को कृषि के अंतर्गत शामिल करने तथा प्रति हेक्टर जो बंजर ऊसर बेकार जमीन पड़ी हुई थी उसको सरकार ने उपजाऊ वाली जमीन बनाई। आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे उपजाऊ वाला जमीन बनाया गया। और दूसरा, जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके प्रति हेक्टर उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण यह चीजें संभव हो पाई। अब इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, हम छठे पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, औद्योगिक विकास का आधार। इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। औद्योगिक विकास का आधार की अगर हम बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार माना जाता है। भारत की 69% जनसंख्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था 68.8, मतलब दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो उसे 1 गिनेंगे तो 69 हो गया। जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण विस्तारों में निवास करती है। अब अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके गांव में, आपके देश में, आपके राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में। तो रोजगार कहाँ मिलेगा उन्हें? गांव में। तो अगर 69% भारतीय जनसंख्या मुख्य रूप से गांव में निवास करती है तो आय का मुख्य स्रोत क्या होगा? कृषि क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कृषि क्षेत्र देखने को मिलता है। अब औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल नहीं होगा तो सेवा क्षेत्र नहीं चलने वाला। इसलिए कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर संभवित विकास प्राप्त कर सके। और इसके उपरांत उत्पादित वस्तु का सबसे बड़ा बाजार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
और इसलिए गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है और वहाँ पर भी अब धीरे धीरे विकास देखने को मिल रहा है, और जिससे ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन की वस्तुएं, अब गांव में जो लोग निवास करते हैं वह कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, अपने कच्चे माल को उद्योगों में बेचते हैं, बेचने के बाद आय प्राप्त करते हैं। उस आय से अपने घर में टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, मोबाइल है इत्यादि की खरीदी करते हैं और अपना जीवन सुखमय भौतिक सुख सुविधा के साथ व्यतीत करते हैं और जिससे उनका जीवन सफल होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज का ये पॉइंट यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।